हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, माय नेम इज सी अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, आज आपका सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो 21 को आने वाला है। तो आज अपन बात कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10 के बारे में, है ना। 9 एमटीपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो डे बिफोर द एग्जाम और डे ऑफ एग्जाम को आपको ये सारी एमटीपीज देख के जाने चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि यहाँ से बिल्कुल भी आईसीआई 10 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकती है, जैसे कि ऑलरेडी उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा है। ओके, तो यस, बढ़ते इस एमटीबी की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एमटीबी है ना, और बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, तो अपने को ज्यादा टाइम भी लगने वाला है क्या? नहीं। और ऐसे 5 से ज्यादा क्वेश्चन है जहां पे आईसीआई ने गलत आंसर्स दे रखे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एमटीबी नंबर 10 की ओर। सबसे पहला सवाल जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ओके, सी द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक किसने लिखा है? चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 के अंदर 1.2 पेज नंबर पे अगर आप आते हो ना, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वेल्थ ऑफ नेशंस वाला बुक है, ये लिखा गया है बाय द एडम स्मिथ। किसने लिखा? ये एडम स्मिथ ने लिखा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। ये कौन सा नेचर है? चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 1.9 पे अगर आप आते हो, तो वहां पे आपको नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएगा, है ना। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that is incorporates elements of macroeconomic analysis and interdisciplinary in nature, right? All of the above, your answer is correct. ओके, नेक्स्ट, कौन सा कंट्री ऐसा है जो बिल्कुल भी प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी माना गया है? ये सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 34 पे था, जहां पे आंसर विल बी नन ऑफ दिस। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 1.24 पे अगर आप आते हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन द टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स व्हाट? रैशनल डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या चाहिए, राइट? तो कोई भी रैशनल पर्सन क्या सोचता है कि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 1.7 पे आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग के बारे में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सब लोग क्या चाहते हैं कि अपने को ऐसा जो है वो डिसीजन लेना है जिसमें अपने को क्या मिल जाए, मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला हो। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब माना जाएगा? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है। पेज नंबर 2.15 पे अगर आप आते हो, तो वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में देखने को मिल जाएगा। ओके, यस, देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स, देयर इज अ लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स, and there is a lower inconvenience while switching to the substitute goods. So option number D, all of the above is your correct answer. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट आर द इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल के इंटरनल कॉजेज क्या हो सकते हैं? सो तीन ऑप्शंस क्या दिए देखो यहाँ पे, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मनी सप्लाई, है ना। सर आंसर कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 5 के अंदर पेज नंबर 5.10 पे अगर आप आते हो, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 3 में भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 72 पे। दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हॉटरे ट्रेड साइकिल, ओके, मॉनिटरी फिनोमिना इज योर करेक्ट आंसर। ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी 3 बार एमटीपी में आ चुका है, एमटीपी नंबर 3, एमटीपी नंबर 6 एंड एमटीपी नंबर 8 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.11, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बार बार दिखा नहीं रहा हूँ, आपने ऑलरेडी वो एमटीपी देखा होगा ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। और इस पीडीएफ का इस एमटीपी का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ टिपिकल बिजनेस साइकिल? ये सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 4 में था, क्वेश्चन नंबर 10 पे, और आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 5.17 पे क्वेश्चन नंबर 10 में भी अवेलेबल है। ओके, यस, तो कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो आपको बिजनेस साइकिल को डिस्क्राइब कर रहा है? दैट इज इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका यहाँ पे पॉइंट है। ओके, अच्छा, पॉइंट इज पहले ना आईसीआई ने यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आंसर कहीं पे दिया है, तो दैट विल बी आल्सो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रिलेटिव प्राइस इज व्हाट? रिलेटिव प्राइस क्या होता है ये अपने को समझने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 के अंदर। पेज नंबर 2.69 पे अगर आप आते हो, तो वहां पे रिलेटिव प्राइस का डेफिनेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, यस, देखो यहाँ पे, the slope of the budget line is determined by the relative prices of the two goods. It is equal to the price ratio of the two goods, that is price of x divided by price of y. So relative price is what? The ratio of one money price to the another, that is option number B is correct. Question number 10, in case of substitute product, right, तो डिमांड कर्व कैसा होगा? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 2.42 के ऊपर अगर आप आते हो, तो वहां पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। सो इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, जो क्रॉस डिमांड कर्व है वो क्या करता है? स्लोप्स करता है अपवर्ड, और वो बिल्कुल भी पॉजिटिवली होता है। सो डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एमटीबी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 100 जो था वो बिल्कुल भी कॉपी पेस्टेड है। दैट इज यहाँ पे आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस गुड्स ऑफ एक्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ
किसका क्वांटिटी दिया है आपको? आपको जो क्वांटिटी दिया है हीरो का, राइट, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ योर रोल्स प्राइस ऑफ रॉयल ऐसा अपन बोल सकते हैं. सो दैट विल बी 15% डिवाइड बाय 10% इज इक्वल्स टू 1.5. दोनों भी पॉजिटिव है, सो प्लस 1.5 यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ये आपको पूछा है चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर. पेज नंबर 2.30 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है. ओके, यस. Whenever elasticity is 0, तो यहाँ पे आपका जो इलास्टिसिटी है उसको अपन बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड या कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड इसको बोला जाता है. सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज योर करेक्ट आंसर, राइट. क्वेश्चन नंबर 13, अ राइज इन प्राइस विल डिक्रीजेस द कंज्यूमर सरप्लस. कहाँ बोला है सर? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 2.57 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जब कभी भी प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी जाती है ना, राइज इन द प्राइस विल रिड्यूसेस द कंज्यूमर सरप्लस, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ, इट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि एमपी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द स्लोप और डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट होता है. चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का ये सवाल है. क्वेश्चन नंबर 15, लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, ये सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 11 पे था कि कौन सा लॉ ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. सो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है. बाकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, ये आपके लॉ ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट बन जाते है. क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको फॉर्मूला पूछा है कि कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल भी सही रिलेशनशिप बताता है अबाउट द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन. चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 3.42 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा. ओके, यस. देखो फॉर्मूला क्या बोला है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना. अब इसको थोड़ा इंटरचेंज करके अगर मैं बोलूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर चेंज इन आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन इनपुट इज कॉल्ड एज. ये सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 96 था. चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3.29 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. यस, देखो कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्लेन्ड अर्लियर टू यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिटर्न्स टू स्केल इन प्रोडक्शन. सो ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे करेक्ट बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 18, द कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन टू बी फुलफिल्ड आर. कितने 3 कंडीशंस होते हैं प्योर कंपटीशन के लिए, कहां बोला है? एमटीबी नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 30 सेम था. कुछ चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.28 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट. यस, 3 कंडीशंस कौन से सर? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स चाहिए, आइडेंटिकल या होमोजेनियस गुड्स चाहिए और फ्री एंट्री एंड एग्जिट चाहिए. ये तीनों कंडीशंस आ गए तो क्या मान लिया जाएगा? प्योर कंपटीशन मान लिया जाएगा. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, राइट. ये क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल भी ऐसा ही गलत दिया है ना. व्हेन द फर्म इज इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो आईसीआई का बोलना है कि फर्म यहाँ पे जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने वाला है, जबकि लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहां पे बिल्कुल भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्या? नहीं होता. वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं, है ना. यस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ये सही होना चाहिए. बट आईसीआई ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है जो बिल्कुल भी क्या है? गलत मान लिया जाएगा. ओके, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 20, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज. अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलेंगे अपन? सो the quality of other goods sacrifice to get another unit of that goods, है ना. सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट अपन ऐसा बोल सकते हैं. चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. कहाँ पे बोला है? चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 4.52 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलेंगे. दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड नॉन प्राइस कंपटीशन. ये 4 यहाँ पे आपके पॉइंट है ना. सो क्या नहीं है ये आपको पूछा है? दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना. सो डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैसा होता है? ये सेम पॉइंट अभी अभी अपन ने डिस्कस किया. दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और मोर इलास्टिक डिमांड कर्व यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है. पेज नंबर 4.53 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा. यस, यहाँ पे आपको जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है? पेज नंबर 4.53 के ऊपर कि डिमांड कर्व यहाँ पे कैसा होगा? मोर इलास्टिक डिमांड कर्व यहाँ पे होगा और ये बिल्कुल भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23, द कांसेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी इन स्विस मॉडल इज रिलेटेड टू विच मार्केट. ये सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 31 पे था. दैट इज ओलिगोपोली मार्केट. बहुत बार ऑलरेडी एमटीपी में डिस्कस हो चुका है. पेज नंबर 4.61 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, यस, स्विस मॉडल दैट इज किंग डिमांड कर्व की अपन बात करते हैं इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट. ओके, यस, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको यहाँ पे पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट आर ऑफर्ड फॉर सेल इन द परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस होते हैं क्या, नहीं होते, है ना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ विच मार्केट, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 4.29 पे आपको इसका आंसर जो है वो मिलने वाला है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो आपका परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल बनता है, किसका एग्जांपल बनता है, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल बन जाता है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच मार्केट फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट, कौन से मार्केट के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, ये आपको पूछा है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट है जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या, नहीं, वहां पे बिल्कुल भी सभी लोग प्राइस टेकर्स है एंड सेम प्राइस, यूनिक प्राइस वहां पे होता है। क्वेश्चन नंबर 27, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 से पेज नंबर 4.12 पे इसका आंसर है, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 4 में था, क्वेश्चन नंबर 32 पे। ओके, पेज नंबर 4.12 पे मैं आपको लेके चलता हूँ, जहां पे आपको इसका फॉर्मूला जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, यस, देखो क्या है, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइड बाई ई, सो एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइड बाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो बहुत से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि एमटीपी से कॉपीड है ना, सो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इस एमटीपी के अंदर है वो ऐसे ही है, कॉपीड है ना, जो एमटीपी नंबर 4, 3 एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली कुछ 45 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एमटीपी नंबर 8 से कॉपी पेस्टेड है, कौन से मैं आगे बताऊंगा और वहां से आपको पूरा पार्ट में स्किप भी करवा दूंगा, राइट। यस, सो प्राइस इलास्टिसिटी फॉर द मोनोपोलिस्टिक फर्म इज इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटर इलास्टिसिटी वहां पे होता है ना, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स है इसके वजह से। सो डायनामिक फेयर चार्ज बाय इंडियन रेलवेज, ये ऑलरेडी एमटीपी नंबर 6 में था, क्वेश्चन नंबर 36 पे, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली अपन इसको बोलते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 एमटीपी नंबर 8 में था, क्वेश्चन नंबर 99, वहां पे भी आईसीआई ने गलत दिया, यहाँ पे भी आईसीआई ने गलत दिया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन, सो नन ऑफ द अबव नहीं बल्कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ द अबव मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, बट आईसीआई ने यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आना चाहिए था, बट आईसीआई ने यहाँ पे बी बोला है, तो ये थोड़ा क्या है, बिल्कुल भी गलत है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन अ स्मॉल प्राइस चेंज इन प्राइस लीड्स टू लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज इलास्टिक, ऐसा अपन बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन द लॉ ऑफ सप्लाई, यार कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, इतना तो सिंपल आईसीआई ने आंसर देना चाहिए था, बट आईसीआई ने यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बोला है। ओके, सो यार ये मुझे अगेन थोड़ा सा जो है वो गलत लग रहा है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 से सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 4 में था, 13 नंबर पे। स्टेजेस इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कितने स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, दैट इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, सर्टेन बेनिफिट एन इंडस्ट्री गेट्स व्हेन इट्स एक्सपांड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज, कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 3.48 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा, है ना। इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन व्हिच अक्रू टू द फर्म व्हेन इट एक्सपांड्स इट्स आउटपुट। यस यस यस, कैसा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है ना। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला, मैं बता रहा हूं क्योंकि आपने मेरे सारे एमटीपीज देख रखे ना, इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 35, द इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंप्लिसिट कॉस्ट अपन बोलते हैं, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, सेम एमटीपी नंबर 4 एंड 6 में ऑलरेडी हो चुका है। द शेप ऑफ टीआर कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट कर्व, कहां मिल रहा, मोनोपोलिस्ट के केस में कहां पता चलेगा, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 4.56 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है कि इन केस ऑफ मोनोपोली टीआर कर्व कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट किसने बताया है, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 3 में भी था और आपके आरटीपी 2025 में भी है, दैट इज चैम्बरलिन ने ये अपने को बताया है। ओके, फर्म और इंडस्ट्री दोनों भी सेम होते हैं, कहां पे सर, मोनोपोली के अंदर, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 4 में था, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। लग्जरियस गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी कैसा होता है, वो होता है बिल्कुल भी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, है ना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 3 में था, क्वेश्चन नंबर 75 में, दैट इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, वो यू शेप भी होता है, वो एनवेलप कर्व भी होता है। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर परफेक्ट कंपटीशन सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव करेंगे सर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर बोला है, पेज नंबर 4.33 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके, यस, चलो। सो जो भी सिमिलर क्वेश्चन है ना, मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आपकी कल एग्जाम्स है ना, एग्जाम्स पास में आ चुके हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सो एमसी कर्व जो है वो बिल्कुल भी आइडेंटिकल है आपके सप्लाई कर्व से, सो सप्लाई कर्व इज आइडेंटिकल विद द एमसी कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, व्हेन द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द इंडिफरेंस कर्व इज दिस कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस विद राइट एंगल बेंट, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 8 में था, क्वेश्चन नंबर 97 पे, है ना। यहां से तुमको कई सारे क्वेश्चंस एमटीपी नंबर 8 के दिखाई देंगे, पेज नंबर 2.65 पे आपको इसका आंसर मिल जाता है। ओके, पेज नंबर 2.65 पे मैं आपको लेके चलता हूँ, फटाक से आपको इसका आंसर वहां पे मैं दिखा दूंगा, है ना। देखो स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन विद द राइट एंगल बेंट अपन इसको बोल सकते
है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे आईसीआई ने गलत दिया है आंसर। क्यों गलत दिया है, क्या दिया है, देखते देखो। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम कब, जब बजट लाइन टैंजेंट होगा पे इंडिफरेंस कर्व को। क्या ये सही है क्या, यस बिल्कुल भी सही है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन गुड फॉर अनदर मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स। मतलब क्या बोल रहा है, दैट इज एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी ऑफ वाई। क्या ये भी कंडीशन सही है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, यस दोनों भी सही है। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी, मतलब यार ऑप्शन बोथ ए एंड बी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, है ना, बोथ ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर। बट आईसीआई ने यहाँ पे जो आंसर दिया है दैट इज योर नन ऑफ दिस। क्या आंसर दे दिया, नन ऑफ दिस। यार ये तो बिल्कुल भी गलत है, नहीं। सो ऑल ऑफ द अबव, ये और बोथ ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर। यस यस यस। चलो क्वेश्चन नंबर 44, when average cost is equal to average revenue of the firm it gets what, it gets normal profit। क्या मिलेगा इसको, नॉर्मल प्रॉफिट मिलने वाला है। कहाँ बोला है सर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 4.34 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा, है ना। यस, जब आपका देखो क्या बोला है, नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ओके, यस, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता है ना। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड डिमांड, राइट। क्या होता है, ये डिराइव्ड डिमांड होता है। अ प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न बाय डैश ऑफ दैट फैक्टर, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट फैक्टर। कि भाई वो एडिशनली आपको कितना इनपुट देने वाला है, आउटपुट कितना दे रहा है, उससे अपन उसकी डिमांड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राइज इन सप्लाई एंड डिमांड इन इक्वल प्रोपोर्शन विल रिजल्ट इन। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 4.22 पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यस, चलो क्या बोला है देखो, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, सो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, हाउएवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज मोर। मतलब प्राइस सेम रहेगी और क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 48, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज डाउनवर्ड टू द राइट, ऐसा अपन बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 3.30 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है। यस यस यस। चलो आ जाओ फटाक से देखो, ये क्या है, ये है आपका आइसोकॉन्ट, बिल्कुल भी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। ओके, यस। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड कॉफी, क्रॉस इलास्टिसिटी भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इनका क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बट आईसीआई ने दिया नेगेटिव। भाई इतनी चिल्लर मिस्टेक आईसीआई ने नहीं करनी चाहिए थी। आईसीआई पागल हो गई है क्या इतनी मिस्टेक्स करने के लिए, है ना। पेज नंबर 2.42 पे आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। ओके, आईसीआई यार ऐसे मिस्टेक्स मत किया करो, और मिस्टेक्स करते हो तो यार कोरिजेंडम दे दिया करो, ठीक है। पॉजिटिव शुड बी द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट, दैट इज टी एंड कॉफी। देखो एग्जांपल भी दिया है ना, टी एंड कॉफी का। यहाँ पे आईसीआई फिर भी गलती करते जा रहा है यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 30 यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 400 to 500 यूनिट्स। तो आपको बोला है एमआर कितना होता है, तो व्हाट इज द एमआर, एमआर इज डिवाइड चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना। तो टोटल रेवेन्यू का चेंज कितना है 100 और इसका चेंज कितना है 10, तो आंसर विल बी द 10। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, फॉर्मूला कहां बोला है सर, पेज नंबर 4.80 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, है ना। यस, चलो 4.80 देखो वहां पे फॉर्मूला दिया है, चेंज इन टीआर डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ओके, यस। इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होगा अभी बताओ, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस या टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट या टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। देखो इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको ये सवाल का जवाब मिलता है, जहां पे अपन कुछ ऐसा डायग्राम निकालते हैं। देखो ये एपी है, ये आपका एमपी है, और ये ऐसा कुछ डायग्राम यहाँ पे बनता है ना। सो यहाँ पे आता है आपका लेट से, ये होता है आपका स्टेज 2, अगर मैं ऐसा बोलूँ, सॉरी स्टेज 2 ये नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा गलत हो गया डायग्राम, है ना। स्टेज 2 आपका बनता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ओके, ऐसा आपका यहाँ पे स्टेज 2 बनता है। तो आपको पूछ रहा है कि भाई क्या होता है यहाँ पे, आपका मार्जिन प्रोडक्ट डिमिनिशिंग होता है क्या, यस बिल्कुल भी होता है। क्या आपका टीपी इंक्रीजिंग होता है क्या, नहीं, एट अ इंक्रीजिंग रेट। देखो इंक्रीजिंग तो होगा लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे होगा क्या, नहीं, वो होता है डिमिनिशिंग रेट पे। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज करेक्ट। बट आईसीआई ने दिया है ए एंड बी इज बोथ करेक्ट। भाई ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी आईसीआई का बोलना सही है, बट आईसीआई का आंसर गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सो जब कभी भी आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, नेगेटिव रिटर्न सेट्स इन द स्टेज व्हेन, नेगेटिव रिटर्न्स कब आते हैं, जब आपका एमपी बिल्कुल भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तब आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स मिलने वाले है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू। अभी व्हाट टू प्रोड्यूस ये किससे रिलेट करता है सर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको पता चलेगा, यूनिट नंबर 1 में पेज नंबर 1.17 पे अगर आप आते हो
तो वहां पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू कि भाई अपन ने कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए, डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, और वहां पे अपने को रिसोर्सेज लगाने हैं। सो चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे अपना व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स, तो क्या होता है, देन आपका जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, average revenue curve is more elastic under the monopolistic competition than the monopoly due to what, that is availability of the close substitutes, right? average revenue क्या होगा, more elastic होगा monopolistic competition में। क्यों? क्योंकि सर वहां पे बहुत सारे substitutes अवेलेबल होते हैं, कई सारे सेलर्स अवेलेबल होते हैं। मोनोपोली में कोई भी सेलर है क्या? नहीं है। तो वहां पे कैसा होगा, वहां पे इन इलास्टिक काम होता है। कैसा होता है? इन इलास्टिक काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, प्रोड्यूसर रिड्यूसेस सप्लाई फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम द 20 टू 10। तो आपको बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता दो, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करने का है। तो सेम आर्क इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, दैट इज Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 प्लस Q1, राइट, इनटू P2 प्लस P1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1। ओके, Q2 क्या है, Q2 है आपका 50, Q1 है 100, सो 50 प्लस 100 इनटू प्राइस ऑफ 2 डिवाइडेड मतलब 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 10 माइनस 20, है ना। यस, तो क्या हो जाएगा अभी देखो, 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू, अभी ये माइनस रखता हूँ मैं यहाँ पे, 30 डिवाइडेड बाय माइनस 10। सो ये माइनस माइनस कैंसिल, 50 3 जा 150, ये 0 कैंसिल और 3 3 जा 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, यस। Question number 58, the government offer minimum assured support price to the farmers to purchase their output is called as, ये सेम क्वेश्चन MTP नंबर 4 में आता है, क्वेश्चन नंबर 34, that call as a support price, minimum support price, MSP अपन जिसको बोलते हैं। ओके, कहाँ बोला है सर, पेज नंबर 7.39 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्राइस इन कोलिजिव ओलिगोपोली इज डिसाइडेड बाय, ये सेम क्वेश्चन MTP नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 14 पे था, दैट इज इसको अपन बोलते हैं प्राइस लीडर डिसाइड करता है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका यहाँ पे आ गया चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से, MRS वाला जो पॉइंट है ना, वहां पे ये क्वेश्चन बिलोंग करता है, दैट इज बजट लाइन वाला पॉइंट अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, सो द फॉर्मूला विल बी प्राइस ऑफ वाई, जब आपको को कैलकुलेट करना है, सो MU ऑफ वाई डिवाइड बाय MU ऑफ M, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, सो दैट विल बी 50 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये सेम क्वेश्चन MTP नंबर 8 में था, क्वेश्चन नंबर 1 पे, कि प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ टू कॉर्पोरेट्स टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका पब्लिक फाइनेंस का फंक्शन नहीं है क्या? ये तो फंक्शन है ना, है ना। देखो 3 फंक्शंस है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, सो ऑप्शन नंबर सी नहीं है ना, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन कंट्री विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या करो भाई, पब्लिक डेट को मैनेज करो, है ना, हाई अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, यस। अभी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 63 से आपके जितने भी क्वेश्चंस है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस को छोड़ दो ना, तो सारे MTP नंबर 8 के पूछे वाले क्वेश्चन है। देखो 63 आपका MTP नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 30 था, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 31 था, दिन उसके बाद 32 है, 33 है, 34 है, लाइन से सभी क्वेश्चंस लाइन से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 और 69 दो ही अलग है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, बाकी पूरा का पूरा आगे वाला MTP नंबर 8 से कॉपीड है, तो डायरेक्टली आप वो ही पकड़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, है ना। यस, तो MTP नंबर 8 का वीडियो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके देखो और जल्दी से जल्दी तैयारी करो। ओके, और 21st को जो भी आपका एग्जाम के पहले वाला टाइम है, आपको पूरे के पूरे MCQs देखने में लगाना है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी का वीडियो दे रखा था, तो आप भी जाके देखो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो, राइट, जल्दी से जाके देखो कि कैसे आपको 1.5 दिन में कवर करनी है सारी चीजें। ओके, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली यूज्ड एज अ फिस्कल पॉलिसी मेजर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, भाई तो अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट की बात नहीं करते। इंटरेस्ट रेट की बात कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी में की जाती है, फिस्कल पॉलिसी में होती है क्या? नहीं। सो फिस्कल पॉलिसी इज एम्ड एट रिड्यूसिंग बजट डेफिसिट्स एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इज नोन एज, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, अपन इसको बोलते हैं। और यहाँ से अगेन जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, सारे के सारे MTP नंबर 8 से क्या किए वाले, कॉपी किए वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपीड क्वेश्चन है। सो अप्रोक्सीमेटली 58 क्वेश्चन जो है वो ICI ने इस MTP के अंदर कॉपीड क्वेश्चन रखे हैं। ओके, यस। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है ना। और यहाँ पे आपके पूरे MTP सीरीज की क्या होती है, दी एंड हो जाती है ना। और आई होप आप लोगों को बड़ा ही मजा आया होगा इस MTP सीरीज के अंदर मेरे साथ में। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और वीडियो को लाइक भी करो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत ही अच्छे से एग्जाम लिख के आना, और आके जरूर मुझे बताना कि क्या MTP का फायदा आपको वहाँ पे हुआ है, क्या रिविजन वीडियोस को आपको वहाँ पे फायदा हुआ है। राइट राइट राइट, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर लिखना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अच्छे से पेपर लिख के आना है। एंड ऑल द बेस्ट
ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। मिलते हैं पेपर के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जैसे ही पेपर होगा मैं आपके 1-2 घंटे के अंदर आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वेट करना मेरे आंसर की के लिए, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कि कहां आपका क्या आंसर सही बनना चाहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।